एक 18 साल की लड़की एक कॉन्वेंट के डोर पर खड़ी है और अपने लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन लेने वाली है। इस लड़की को 12 साल की एज से ही ऑर्फनेज में नन्स ने संभाला हुआ था, बिकॉज उसकी माँ मर चुकी है और पिता छोड़ दिए। बट उसके पास यही मौका है ये डिसाइड करने का कि उसे नन बनना है या वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है। वो लड़की कॉन्वेंट छोड़ने का डिसाइड करती है और एक अननोन वर्ल्ड में अपनी लाइफ बनाने की कोशिश करती है। यही लड़की आगे चलकर ग्लोबल फैशन आइकन कोको शनेल बनने वाली है। कैसे ऑर्फनेज में रही हुई लड़की 20th सेंचुरी की मोस्ट फेमस फैशन डिजाइनर बन गई, और कैसे एक बिजनेस बिल्ड किया जो आज वर्थ ऑफ $1 बिलियन है। कैसे उसने 2 वर्ल्ड वॉर्स में सरवाइव करते हुए प्रॉफिट कमाया डिस्पाइट बीइंग लेबल्ड एज अ नाजी सीक्रेट स्पाई। वेल, गौर करने वाली बात है शनेल स्टोरी के 2 वर्जन्स हैं, एक जो शनेल बताती है, एक जो सच है। वेलकम टू द कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ कोको शनेल एंड द राइज, फॉल एंड राइज अगेन ऑफ द फैशन एम्पायर। अगस्त 1883 गैब्रियल शनेल फ्रांस के स्मॉल टाउन में एक पुअर फैमिली में पैदा हुई। उनके फादर टाउन टू टाउन ट्रैवल करके कपड़े बेचते थे, वाइल उनकी माँ क्लॉथ्स लॉन्ड्रिंग करती थी। हाउएवर, जब शनेल 12 साल की हुई तब उनकी मदर की डेथ हो गई और जल्द ही फादर भी उन्हें ऑर्फनेज में नन्स के पास छोड़कर चले गए। वो नन्स जेलर से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और शनेल कभी अपने फादर से नहीं मिल पाई। शनेल वहाँ काफी अपसेट थी। वो जल्दी से बड़ी होकर ऑर्फनेज से भागना चाहती थी, इसलिए सबसे एंजॉयबल पार्ट था लर्निंग द आर्ट ऑफ स्टिचिंग एंड सीविंग। उन्होंने एम्बेलिश्ड हैट्स और ड्रेसेस बनाना शुरू किया। 18 साल की एज में शनेल ने ऑर्फनेज छोड़ दिया और नोट्रे डाम फिनिशिंग स्कूल फॉर गर्ल्स में एनरोल कर लिया, जहां वो अपने स्किल्स को और बढ़ा सके। वो एक ब्रांड न्यू लाइफ क्रिएट करना चाहती थी और बाकी हाई सोसाइटी की लेडीज की तरह लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। शनेल के लिए एक बात क्लियर थी, उसे अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए एक चीज की जरूरत थी, वो थी बहुत सारा पैसा। पर कैसे? में शनेल के 20 साल के होते ही उन्हें सीमस्ट्रेस की जॉब मिल गई। ये काफी अच्छी जॉब थी। ये फैशन इंडस्ट्री में उनका छोटा सा स्टेप था। शनेल ऐसी जगह में काम करती थी जहां ऑफ ड्यूटी सोल्जर्स फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे। शनेल पर उनका ध्यान पड़ने में वक्त नहीं लगा। उनके बेहतरीन कारीगरी के अलावा वो बेहद खूबसूरत भी थी। एक दिन एक सोल्जर ने उन्हें म्यूजिकल परफॉर्मेंस इवनिंग के लिए इनवाइट किया। पहले तो शनेल को ऑकवर्ड लगा, बिकॉज लाइफ में फर्स्ट टाइम वो एक इवेंट अटेंड करने वाली थी जहां वो सारे एलीट्स के साथ होती। बट उस रात शनेल ने देखा कि एमेच्योर्स को भी स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका दिया जा रहा है, और क्योंकि वो खुद भी गाती थी तो उन्हें क्राउड को इम्प्रेस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखी। वो गाने लगी और इस वजह से उन्हें एक इवनिंग जॉब भी मिली जिसमें उन्होंने क्लब्स में गाना शुरू किया। कुछ का मानना है कि उन्हें कोको एज अ निकनेम दिया गया क्योंकि वो कई बार एक गाना गाते थे जिसके लिरिक्स में हु हैज सीन कोको आता था। शनेल ने एक बार बताया भी था कि उनका नाम कोको का फ्रेंच में मतलब है केप्ट वुमन। शनेल अपनी लाइफ के बारे में बताने वाली एक प्रीटी अनरिलायबल नरेटर है क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली अपने पास डिटेल्स को बदलते रहती थी। वो लोगों को बताई कि वो अपने आंट्स के साथ बड़ी हुई है, ना कि ऑर्फनेज में। बट नाम कहीं से भी आए, गैब्रियल शनेल पर ये अच्छी तरह से जचता है। यस, कोको शनेल। और फिर शनेल दिन में सीमस्ट्रेस का काम करती थी, वर्किंग लॉन्ग आवर्स, क्रिएटिंग वेरियस गारमेंट्स, और शाम को क्राउड्स के लिए गाना गाती थी। इसी दौरान किसी शो में शनेल फर्स्ट टाइम एक रिच प्लेबॉय एंड पोलो प्लेयर एटियन बेल्सॉन से मिली। जल्द ही उन दोनों का अफेयर चलने लगा और शनेल उसकी मिस्ट्रेस बन गई। सम बिलीव शनेल को बल्सन में एक रास्ता दिखा जिससे वो हाई सोसाइटी के लोगों के इनर सर्कल में आ पाती, क्योंकि वो बल्सन की वजह से ही जल्द ही अपर क्लास और वेल्दी एरिस्टोक्रेट्स के साथ बातचीत करने लगी। शनेल बल्सन के शिटाओं में रहने लगी जहां वो रेगुलरली शनेल पर फाइनेस्ट प्रेजेंट्स की बारिश करता था। बीट द ड्रेस और ज्वेलरी वो शनेल को बेस्ट चीजें देता था। हाउएवर, कुछ वक्त बाद शनेल ने बल्सन के लाए हुए कपड़े पहनना बंद कर दिए। बल्सन को लगा कि वो उससे अपसेट थी, बट सच तो यह था कि शनेल को इस बात से चिढ़ हो रही थी कि वुमेन के सारे फैशन को मेन डिजाइन करते थे। वो डिजाइन सिर्फ डेकोरेटिव होते थे, ना कि कंफर्टेबल। वुमेन गाउन पहनने के लिए मजबूर थी जो वेस्ट पर इतनी टाइट थी कि उन्हें सफोकेशन होता था। शनेल को एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने कुछ ऐसा बिजार किया जिससे इनिशियली पूरे फैशन कम्युनिटी में सनसनी फैल गई। जब वो बल्सन के साथ एक इवेंट में थी, उस इवेंट में शनेल ने उनकी बॉडी के हिसाब से फिट मैंस ड्रेस को टेलर करके पहना। वो एक बोटर हैट भी पहनी जिसे उन्होंने खुद डिजाइन किया था। बेसिकली वो हेड से टो तक मेंस ड्रेस में थी, ना कि दूसरी औरतों की तरह कॉर्सेट्स में। ये काफी एसेंट्रिक लुक था और सब इसके बारे में बात कर रहे थे और इससे शनेल को काफी अटेंशन मिली। इसके बाद शनेल ने अपने डिजाइन्स बनाना शुरू किए, ऐसे डिजाइन्स जिसमें वुमेन को टाइट ड्रेसेस या लॉन्ग स्कर्ट्स पूरे टाइम पहनने की जरूरत ना पड़े, लग्जरी भी कंफर्टेबल हो, और ऐसे ही वो सबके अटेंशन ग्रैब करती थी। फॉर एग्जाम्पल, वेनिस में उन्होंने पैंट पहना था गोंडोला में ट्रैवल करते वक्त। उनके इन सारे इनोवेटिव डिजाइन से फैसिनेटेड होकर बल्सन ने शनेल को एक छोटा सा रूम दे दिया जहां वो अपने डिजाइन्स बना सके।
हाउएवर बल्सन ने इसे सिर्फ एक हॉबी की तरह देखा, बट शनेल इससे बहुत बड़ा प्लान कर रही थी। वो इसे बिजनेस बनाना चाहती थी। यहाँ एक प्रॉब्लम थी, शनेल को ऐसा करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और कई ऐसे वेल्दी एरिस्टोक्रेट्स को जानती थी जो उन पर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की बारिश कर सकते थे, बट बिजनेस इन्वेस्टिंग की बात आते ही कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं था। शनेल काफी रेस्टलेस होने लगी। जब वो 26 साल की हुई तब बेल्सन की एक पार्टी में वो उसके एक फ्रेंड आर्थर केपल से मिली, जो एक्सट्रीमली रिच इंग्लिशमैन था। इस रिलेशनशिप ने शनेल की लाइफ की डायरेक्शन कंप्लीटली बदल दी, क्योंकि वो दोनों ना सिर्फ एक दूसरे को पसंद करने लगे बट ऑल्सो बिजनेस पार्टनर बन गए। शनेल बेल्सन को छोड़कर केपल के साथ पेरिस चली गई। केपल ने शनेल का टैलेंट देखा और 1910 में उनके लिए पेरिस में एक स्मॉल स्टोर ओपन कर दी, जहां इनिशियली वो हैट्स बनाकर बेचती थी। केपल के इनिशियली पैसे डालने के बाद और अपने बिजनेस में एक्सपीरियंस लेने के बाद ये शनेल का टैलेंट ही था जो शॉप की सक्सेस में हेल्प कर रहा था। एज अ डिजाइन्स वर यूनिक एंड क्विकली बिकम पॉपुलर। उनके हैट्स दूसरे ओवरसाइज फ्रूट बाउल डेकोरेटिव हैट्स से अलग थे, जिसे फ्रेंच वुमेन पहले पहनती थी। थोड़े ही टाइम में उनकी डिजाइन सेंसेशन बन गई, क्योंकि हर फ्रेंच एक्ट्रेस और सोशलाइटी से पहनते थे। जैसे जैसे इनके हैट्स बिकने लगे और बिजनेस ग्रो होने लगा, शनेल लोगों को हायर करने लगी और अपने कैजुअल लग्जरी वियर इंट्रोड्यूस करने का डिसाइड किया। शनेल का एक ही विजन था, वो जल्द से जल्द रिच होना चाहती थी। उन्होंने जल्दी ये फिगर आउट कर ही लिया कि ऐसा करने के लिए फ्रेंच रिच या फेमस लोग ही बेस्ट ऑप्शन थे। शी रियलाइज्ड कि डोविल प्रिविलेज्ड लोग हैंग आउट करने या वेकेशन पर आते थे। सो शनेल भी केपल के साथ वहां बीच हॉलीडे पर चली गई। केपल के लिए तो बस ये रोमांटिक गेट अवे था, बट शनेल के लिए ये ट्रिप उनके फर्स्ट एवर बुटीक के लिए परफेक्ट लोकेशन ढूंढना था। ड्यूरिंग द ट्रिप उन्हें अपनी पसंद की जगह मिल गई और 1913 में हाउस ऑफ शनेल ऑफिशियल ओपन हुआ। शनेल्स फर्स्ट कलेक्शन जर्सी फैब्रिक से बनाया गया था, जिससे उस वक्त मोस्टली मेंस अंडरवियर में यूज किया जाता था। बट इन जर्सी गारमेंट्स ने जल्द ही वुमेन्स फैशन में तूफान ला दिया बिकॉज ऑफ देयर सिंप्लिसिटी एंड फंक्शनैलिटी। ये पहली बार था जब फ्रेंच वुमेन कंफर्टेबल एज वेल एज स्टाइलिश ड्रेस पहन सकती थी। शनेल ने कहा था कि वो वुमेन को खुश रहने और खाने की हर पॉसिबिलिटी देना चाहती है विदाउट मेकिंग देम फेंट। फाइनली शनेल की सक्सेस आसमान छू रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये चमक ज्यादा देर नहीं रही। The world was going through the crisis, यूरोप में टेंशन बढ़ने लगा और इससे पहले कि कोई प्रेडिक्ट कर पाते 1914 में वॉर स्टार्ट हो गई। ड्यूरिंग द वॉर लोग बेसिक रिसोर्सेज लाइक फूड एंड शेल्टर पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, सो कोई भी लग्जरी फैशन खरीदने के बारे में नहीं सोच रहा था। शनेल का बिजनेस कोलैप्स हो गया। मेन बैटलफील्ड चले गए और उनके वाइफ्स ने डेली ग्राइंड संभाली। अब वुमेन फैक्ट्रीज में काम करने लगी, सो ऐसा कोई चांस नहीं था जहां वो फ्रिल्स और फेदर्स वाले ड्रेसेस पहन सकती थी। ऐसा सिचुएशन में कई लोगों ने क्विट कर दिया, बट शनेल ने टाइम की रिक्वायरमेंट को समझा और एक आइडिया पर काम करना शुरू किया। वो अपने डिजाइन्स में प्रैक्टिकल चेंजेस किए और अपने सिग्नेचर जर्सी मटेरियल का यूज करके डेली वेयर कलेक्शन फॉर वुमेन लॉन्च किया, जो उनके जॉब्स के लिए सुटेबल था। उनकी जर्सी ड्रेसेस वर्कफोर्स वाले वुमेन के बीच ह्यूज हिट बन गई एंड बाय 1920 शनेल की रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ने लगी। शनेल ने वॉर टाइम ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। वो एक स्टेटमेंट दी, एक जनरेशन खत्म होते ही दूसरी जन्म लेती है, एक अपॉर्चुनिटी आती है और मैंने ग्रैब कर ली। शनेल की प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, बट रेस्ट ऑफ हर लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी। शनेल बिजनेस वर्ल्ड में राज कर रही थी, बट केपल के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं था। वो केपल से बहुत प्यार करती थी, बट एक दिन केपल ने बताया कि वो एक इंग्लिश एरिस्टोक्रेट की बेटी से शादी करने वाले हैं। ये साल था 1918, वही साल जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई थी। बट शनेल के लिए ये काफी हार्ट ब्रेकिंग था। सच तो ये था कि केपल भी शनेल को पसंद करते थे, बट उनका बैकग्राउंड उन्हें अलाउ नहीं कर रहा था उनसे लोअर क्लास के इंसान से शादी करने के लिए। शनेल को अभी बहुत लोग लोअर क्लास मानते थे। आयरॉनिकली ये वही एरिस्टोक्रेट्स थे जिन्होंने शनेल को नकारा था और फिर उन्हीं के क्लॉथिंग के लिए लाइन में वेट करने लगे। हाउएवर केपल ने दूसरी लड़की से शादी तो कर ली, बट फिर भी शनेल से उनके बिजनेस और रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू थे। वो केपल की मिस्ट्रेस बन गई, बट उन्होंने इस बात को माना कि केपल शादी के बाद भी उनके लाइफ में प्रेजेंट थे, क्योंकि वो दोनों ही सीक्रेटली मिलते थे। हाउएवर ऑन December 22, 1919 को ये सब कुछ बदल गया। शनेल की पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई जब उन्होंने केपल के कार एक्सीडेंट के बारे में सुना। बताया जाता है कि वो शनेल से ही मिलने आ रहे थे। केपल की डेथ से शनेल ने अपनी लाइफ का वो इकलौता इंसान खो दिया था। उनका प्यार उनसे दूर चला गया था और वो लास्ट टाइम था जब किसी ने कोको शनेल को रोते हुए देखा था। शनेल अब लोनली और गुस्से में थी। वो उन एलिट्स से रिवेंज लेना चाहती थी जिन्होंने उन्हें केपल के डेथ के लिए अक्यूज किया था।
2 साल के अंदर ही शनैल ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, परफ्यूम कॉल्ड शनैल नंबर 5। ये 1921 में रिलीज किया गया। उस वक्त तक वुमेन सिर्फ ऑयल्स का ही यूज करती थी जिसमें सिर्फ एक ही सेंट होते थे, जैसे वनीला। बट शनैल नंबर 5 में डिफरेंट सेंट्स थे जो काफी यूनिक था और जल्द ही ये क्लास का सिंबल बन गया। शनैल नंबर 5 वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग परफ्यूम बन गया और हाँ, यह आज तक बना हुआ है। ये इतना आइकॉनिक था कि जब मैरिलिन मोनरो से पूछा गया कि वो क्या लगाती हैं तो उन्होंने बताया जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ शनैल नंबर 5। यहाँ सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, उनका कैपेल की मौत के बाद शनैल को न्यू बिजनेस पार्टनर की जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त वुमेन एक्चुअली अपने बैंक अकाउंट नहीं बना सकती थी। और जब बात बिजनेस डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की आती थी तो शनैल को कुछ नहीं पता था, क्योंकि सारे काम कैपेल करते थे। सो 1924 में उन्हें न्यू बिजनेस पार्टनर एंड इन्वेस्टर मिल गए। ये काफी वेल्दी और लग्जरी फैशन ब्रांड्स में एक्सपीरियंस से, इनका नाम था पियर वर्थमर। इस पार्टनरशिप ने उन्हें बिजनेस में बने रहने दिया। शनैल जिस कॉन्ट्रैक्ट को साइन की उसमें सिर्फ शनैल नंबर 5 के 10% सेल्स प्रॉफिट ही मिल रहे थे। ये डील अनफेयर तो थी, पर उन्होंने साइन किया और जिंदगी भर के लिए रिग्रेट करती रही। अराउंड द सेम टाइम शनैल का ब्रांड लोगो भी अनवील किया गया, इंटरलॉक सीज, जिसे हम आज जानते हैं। उन्होंने कई ट्रेंड्स भी इंट्रोड्यूस किए जिसने फैशन पर मैसिव इम्पैक्ट किया, लाइक टू टोन शू, लिटिल ब्लैक ड्रेस, स्पोर्ट्स वियर एंड स्विम सूट फॉर वुमेन। शनैल ने मस्कुलिन क्लॉथिंग को पहनना कंटिन्यू किया, साथ ही शॉर्टर ड्रेसेस भी पहनने लगी, जिससे उनके कंफर्टेबल एंड लग्जरी फॉर वुमेन के आइडिया को अटेंशन मिल सके। फैशन इंडस्ट्री में डोमिनेट करने के साथ ही शनैल ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर को भी डेट कर रही थी। एज अ रिजल्ट शनैल को कई रॉयल फंक्शंस में इनवाइट किया जाने लगा और उनकी विंस्टन चर्चिल के साथ भी फ्रेंडशिप होने लगी। शनैल ने रिपीटेडली अपने लाइफ में इन्फ्लुएंशियल मैन पर अपना जादू चलाया है, जिससे वो उनके सोशल सर्कल में आ सके और अपने बिजनेस के एम्बिशंस को ग्रो कर सके। 1930s तक शनैल ने ज्वेलरी और फेमस हैंडबैग्स भी लॉन्च किए। मूवी स्टार्स भी उनके आइटम्स को यूज करने लगे। हाउएवर 30s में नाजी जर्मनी का भी राइज हुआ और जब तक शनैल और ड्यूक में ब्रेकअप हुआ, यूरोप दोबारा वॉर के लिए तैयार खड़ा था। 1940 में जर्मन आर्मी ने पेरिस में इन्वेड किया और पूरा सिटी पर कब्जा कर लिया। शनैल ने अपने स्टोर्स बंद कर दिए, जिससे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज की जॉब चली गई। शनैल की बायोग्राफी के हिसाब से वो लेक जेनेवा भाग गई, बट ये सच नहीं है। वो पेरिस में ही थी और होटल रिट्स में रहने चली गई थी, पर इसी होटल में नाजीज ने हेडक्वार्टर्स सेटअप कर लिया, जिससे शनैल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्हीं के साथ रहने लगी। इनफैक्ट वो हैंस गंटर वॉन डिंकलेज नाम के एक सीनियर जर्मन ऑफिसर के साथ रिलेशनशिप में भी थी। वो क्वाइट लिटरली एनिमी के साथ रह रही थी। जबकि नाजीज ने फ्रांस में कई सारे घर और बिजनेस बर्बाद कर दिए, बट शनैल सही सलामत थी। इनफैक्ट उनका परफ्यूम बुटीक ओपन था। नाउ कुछ कहते हैं कि शनैल ने जर्मन्स के साथ दोस्ती कर ली ताकि वो खुद को और अपने बिजनेस को सेफ रख सके, बट ऐसा नहीं था। बट कुछ लोग का मानना है कि शनैल एक नाजी सिंपैथाइजर थी, क्योंकि कुछ एविडेंस ऐसे भी हैं जो उन्हें एंटी सेमेटिक प्रूफ करते हैं, या फिर एटलीस्ट ये बताते हैं कि उन्होंने जर्मन साइड को ज्वाइन कर लिया था क्योंकि उन्हें लगा जर्मन्स जीत जाएंगे। उनके ट्रू मोटिवेशंस तो नहीं पता, बट ऐसा जरूर लगता है कि शनैल वॉर के वक्त नाजीज के लिए सीक्रेट एजेंट बन गई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि शनैल एक जरिया है एलिट्स के साथ कनेक्शन यूज करने का, जिसमें कुछ ब्रिटिश रॉयल फैमिली इंक्लूडेड थी। शनैल ने जर्मन्स के लिए मिशंस किए, सच एज मैड्रिड में अलाइड पर्सनल से कनेक्ट होना इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस प्लान्स। कुछ वक्त तक शनैल के नाजीज के साथ इन्वॉल्वमेंट बस रूमर्स थी, बट 2011 में स्लीपिंग विद द एनिमी कोको शनैल सीक्रेट वॉर नाम की बुक रिलीज हुई, जिसमें फ्रेंच पुलिस के रिसोर्सेस और अदर कंट्रीज के डॉक्यूमेंट्स से क्रॉस रेफरेंस लेकर बनाई गई थी। इस बुक में क्लेम किया गया था कि शनैल ना सिर्फ नाजीज के लिए काम कर रही थी, बल्कि वो यूरोप में टूर कर एजेंट्स रिक्रूट कर रही थी। ये भी क्लेम किया जाता है कि उन्होंने अपने कनेक्शंस का यूज करके नाजीज के लिए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन गेन की और अदर्स को कन्विंस भी किया जर्मन्स के लिए काम करने को। अकॉर्डिंग टू दीज डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, 1944 में नाजीज ने शनैल को एलिस के साथ सरेंडर के लिए नेगोशिएट करने के लिए मिशन पर भेजा था, एज वो विंस्टन चर्चिल को जानती थी। चर्चिल ने डील रिजेक्ट कर दी क्योंकि उस वक्त तक क्लियर था कि जर्मनी वॉर हारने वाला है। हाउएवर कोको शनैल के लिए जर्मन्स की हेल्प करने का रीजन एक बार फिर से बिजनेस अपॉर्चुनिटी पाना हो सकता है। You see, during Germany's occupation of France, उन्होंने एंटी-सेमेटिक लॉज इंट्रोड्यूस किए थे, एज ज्यूइश पीपल को कंपनी ओन करने से बैन कर दिया था। और पियर वर्थहाइमर, वो आदमी जिसके साथ शनैल ने बिजनेस शुरू किया था, वो भी ज्यूइश थे। शनैल को उससे नफरत थी, सिंस उन्हें बिजनेस में सिर्फ 10% का ही प्रॉफिट हो रहा था। और ऐसा कहते हैं कि शनैल के पास उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का एक अच्छा मौका था। इसमें नाजीज उनका सक्सेसफुल परफ्यूम कंपनी के फुल ओनरशिप को रिक्लेम करने में हेल्प कर सकते थे। बट पियर काफी स्मार्ट था, उन्होंने टेम्पररीली शनैल के कंपनी के ओनरशिप स्टेक को अपने क्रिश्चियन फ्रेंड के पास ट्रांसफर कर दिया था और खुद कंट्री से भाग गया था। जब वो वॉर के बाद वापस आया तो उसके फ्रेंड ने सिंपली सारे शेयर्स वापस कर दिए, जिससे शनैल फिर से 10% प्रॉफिट्स पर ही अटक गई। जब वॉर खत्म हुआ तो शनैल ने हैंस वॉन डिंकलेज को डंप कर दिया, बट उनके अफेयर की खबरें आग की तरह फैल चुकी थी और शनैल पर जर्मन कोलैबोरेटर एंड स्पाई होने का लेबल लग गया। फ्रांस से निकलने से पहले ही शनैल को अरेस्ट कर लिया गया।
वॉर के बाद थाउजेंड्स ऑफ पेरिशियंस को नाजीज की हेल्प करने के लिए अरेस्ट किया गया था, बट शनैल इसमें इंक्लूडेड नहीं थी। उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए कस्टडी में लिया गया, बट लैक ऑफ एविडेंस होने के कारण उन पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया गया। यही काफी अजीब था क्योंकि जर्मन ऑफिसर्स ने इस बात को एग्री किया था कि शनैल उनके लिए स्पाई का काम कर रही थी, बट शनैल को फ्रीली जाने दिया गया। एक ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी यह है कि शनैल डबल एजेंट थी और वो सिर्फ नाजीज की हेल्प नहीं कर रही थी, बट इसका कोई एविडेंस नहीं है। सबसे पॉपुलर थ्योरी यह है कि विंस्टन चर्चिल ने शनैल को सेफ रखने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी क्योंकि शनैल के पास बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी अबाउट हाई रैंकिंग ब्रिटिश पॉलिटिशियंस, रॉयल्स और एलीट्स, और चर्चिल इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। शक तो ये भी है कि शनैल अपने दूसरे हाई रैंकिंग कनेक्शंस और वेल्थ का यूज करके लोगों को ब्राइब करके नाजीज इन्वॉल्वमेंट के एविडेंस को कवर कर देती थी। हाउएवर, हम श्योर नहीं है। इस बुक के ऑथर ने इस सब्जेक्ट पर कहा है कि वो फिगर आउट नहीं कर पाए कि क्यों एलाइज ने शनैल को जाने दिया, बट इसमें ऐसा क्लेम्ड है कि शनैल ने एसएस चीफ के फैमिली को उनके बारे में पब्लिश ना करने के लिए पैसे दिए थे, सजेस्टिंग शनैल को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन्स के साथ अपने इन्वॉल्वमेंट की बातें को कवर अप करना आता था। ऑफिशियली किसी तरह से चार्ज ना होने के बाद भी वॉर के बाद फ्रांस में शनैल की रेपुटेशन कम हो गई क्योंकि र्यूमर्स बहुत थे शनैल के बारे में। उनकी रेपुटेशन खराब हो गई थी और उनके घर को तबाह कर दिया गया था। पेरिस में रहना उनके लिए खतरनाक था, सो वो स्विट्जरलैंड भाग गई और ऑलमोस्ट एक डेकेड तक वहीं छुपी रही। हाउएवर, शनैल फैशन में होने वाले इवोल्यूशन को ऑब्जर्व करती रही और जो भी उन्होंने देखा उससे काफी डिसअपॉइंट हुई। क्रिश्चियन डियोर के डिजाइन्स उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे। डियोर स्टिफ और ऑर्नामेंटल ड्रेसेस बना रहे थे और शनैल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इवेंचुअली वो फैशन की दुनिया से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाई। वो सोचती थी कि मॉडर्न वुमेन को उनकी जरूरत है, सो उन्होंने फैशन सीन में री एंटर करने का डिसाइड किया। वो अपने ब्रांड को फिर से बनाना चाहती थी। स्ट्रेंजली, ये पियर वुर्थहाइमर ही था जिसने शनैल के कमबैक में हेल्प की। शनैल ने वॉर के वक्त तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की कोशिश की और बाद में अनसक्सेसफुल होने पर पियर पर केस भी किया। पियर जानता था कि उनके वापस आने से कंपनी पैसे बनाएगी ही बनाएगी। 1954 में 71 इयर्स की शनैल ने अपने फैशन ब्रांड को रीओपन किया ऑलमोस्ट वॉर के 15 इयर्स बाद। बट जब ये ब्रांड रीलॉन्च हुआ, मीडिया खुश नहीं था। लोगों ने शनैल को माफ नहीं किया था। उन्होंने शनैल को रिजेक्ट किया और एक डिजास्टर कहा। फ्रांस में उनके न्यू क्लॉथिंग लाइन पर बैड पब्लिसिटी के अलावा कुछ नहीं था। हाउएवर, जल्द ही उनके डिजाइन्स अमेरिका पहुंचे जहां लोग उनके दीवाने हो गए। शायद वो शनैल के नाजीज इन्वॉल्वमेंट के बारे में नहीं जानते होंगे या फिर वो सब कुछ पीछे छोड़कर शनैल के कपड़ों को ज्यादा प्यार करते थे। सून शनैल्स क्लॉथिंग अमेरिकन सेलिब्रिटीज और हॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बीच पॉपुलर हो गया। उस वक्त की प्रोमिनेंट वुमेन लाइक जैकी कैनेडी और एलिजाबेथ टेलर सबने शनैल पहना था। डिस्पाइट ऑल ऑड्स, शनैल ने रिकवर कर लिया था। शनैल 75 की एज में भी सक्सेसफुल न्यू डिजाइन्स लॉन्च कर रही थी, लाइक क्लासिक ट्वीड सूट। बट ईयर 1971 में 87 की एज में शनैल की मौत हो गई। जल्द ही कार्ल लागरफेल्ड कंपनी के क्रिएटिव डिजाइनर पोजीशन पर आ गए और बिजनेस को और ग्रो करने में हेल्प किए। इंटरेस्टिंगली, शनैल कंपनी को आज भी वुर्थहाइमर फैमिली ही ओन करती है। वाइल्स्ट पियर को गुजरे अरसा हो गया, अब उनके ग्रैंडसन ब्रांड को कंट्रोल करते हैं। उनकी नेटवर्थ $30 बिलियन है। एंड ऑफ कोर्स द हाउस ऑफ शनैल भी एक एक्सट्रीमली फेमस ब्रांड के तौर पर कंटिन्यू हुआ एंड स्टिल अराउंड द ग्लोब प्रोमिनेंट फैशन डिजाइनर्स को इंस्पायर करता है। शनैल की मार्केटिंग बहुत जीनियस है, जहां वो सिनेमैटिक मिनी फिल्म्स क्रिएट करते हैं जिससे आपको पता ही नहीं चलता कि आप एड्स देख रहे हैं। ऑफ कोर्स, शनैल के बिजनेस सक्सेस के बाद भी कंपनी के बारे में कई कंट्रोवर्सीज हुई। फॉर एग्जांपल, द 2021 एडवेंट कैलेंडर, जिसे उन्होंने $825 में रिलीज किया था, जिससे इनकी काफी बदनामी हुई। इसमें स्टिकर्स और पिन जैसे चीज थे जिससे कस्टमर्स को लगा कि ब्रांड उन्हें लूट रहा है। हाँ, ये तो कंपनी के फाउंडर के स्पाई होने और हिटलर को हेल्प करने वाले कंट्रोवर्सीज से कम ही है, बट स्टिल। अच्छा, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि What should we think of Coco Chanel? इसमें कोई डाउट नहीं कि कोको शनैल को फैशन हिस्ट्री की सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिएशंस के तौर पर एग्रीगेट किया जा सकता है। एक पायनियर, एक इनोवेटर भी, कंसीडरिंग पॉवर्टी में पैदा होकर, ऑर्फनेज में रहकर और लेवरेज कनेक्शन और जायंटिक बिजनेस बिल्ड करने तक का उनका सफर बहुत रिमार्केबल है। हाउएवर, आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द वॉर उन्होंने वही किया जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी था। एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि वो नाजीज को एक्टिवली हेल्प कर रही थी, जिससे एक इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड एथिकल क्वेश्चन राइज होता है कि क्या कोको शनैल के एक्शंस आज कंपनी के रेपुटेशन को अफेक्ट करता है? क्योंकि ऑल्दो कंपनी का नाम उनके नाम पर रखा गया है और ऐसा भी नहीं है कि शनैल की फैमिली उनके बिजनेस को ओन करती है। सो क्या आप क्रिएटर को प्रेजेंट टाइम के कंपनी से सेपरेट कर सकते हैं? सबके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, बट मैं कोको शनैल का कहा हुआ एक कोट बताना चाहूंगा जो मेरा आज तक का सबसे रूथलेस एपिक कोट है, व्हिच इज, आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक ऑफ मी, आई डोंट थिंक अबाउट यू एट ऑल। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आखिर क्यों इतने सारे लग्जरी फैशन ब्रांड्स की कंट्रोवर्शियल स्टोरीज हैं? फॉर एग्जांपल, द स्टोरी ऑफ वर्साचे जिसमें मर्डर इन्वॉल्व है, ये बहुत ही क्रेजी है, जिसे स्क्रीन पर दिए हुए थंबनेल पर क्लिक करके आप अभी देख सकते हैं। I'll see you there. Cheers.